बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 31 किस्तें सुन चुके हैं। अब 32वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे दिल की धड़कनें अलबत्ता बेकाबू हुई जाती थी, लेकिन मैं खौफजदा हरगज नहीं था। अलबत्ता कुछ न कुछ फौरन कर गुजरने के लिए बेताब जरूर था। पुल के नीचे तेज रफ्तार नदी की शुरीदा सरलहरों की पत्थरों से टकराने की आवाज थी, या फिर कभी कभी पुल पर गश्त करते किसी फौजी के बूटों की खड़खड़ाहट। उसके अलावा तो फिजा पर चारों तरफ एक होलनाक सन्नाटा तारी था। मैं अपने तसव्वुर की आंख से अपने दोनों जानबाजों को पुल के नीचे डायनामाइट लगाते देख रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कदम जमाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अज़्म व हिम्मत की इन चट्टानों के आगे ये तेज रफ्तार लहरें सिवाय सर टेकने के और कर ही क्या सकती थी। कैप्टन साहब ने 2-3 मरतबा बेचैनी से अपना बाजू पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। फिर मैंने उनके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरते देखे। शायद अब तक हमारे साथियों को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक हमारे चारों इतराफ वही होलनाक सन्नाटा था, या फिर नदी की शुरीदा लहरें और पुल पर गश्त करते पहरेदारों के पांव की धमक। अचानक मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सर्चलाइट रोशन हो चुकी थी और उसकी तेज शुआओं ने पुल का अहाता कर लिया था। उसके साथ ही मैंने गर्दन मोड़ी। अब सारा मंजर मेरी आंखों के सामने था। पुल के एक कोने से मैंने अपने एक साथी को छलांग लगाकर झाड़ियों में गिरते देखा। शायद वो सर्च लाइट की रेंज में आने से बच रहा था, लेकिन अब वो भारतीय भेड़ियों को दिखाई दे चुका था। फिर 3 बातें यकलख्त वकूफ़ पजीर हुई। बंकर के एक किनारे पर लगी लाइट मशीन गन ने अपना जबड़ा खोला और सुर्ख अंगारों की एक लकीर उस मुजाहिद के ताक़ुब में लपकी। कैप्टन साहब की स्टेन गन ने शोले उगले और सर्च लाइट बुझ गई। उन्होंने सर्च लाइट को ही निशाना बनाया था। उसके साथ ही मेरे हाथों में मजबूती से पकड़ा हैंड ग्रेनेड उछला और बैंकर में जा गिरा। फिर तो जैसे मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। मैंने शायद 1-1.5 मिनट ही में 4-5 ग्रेनेड यके बाद दीगरे उस तरफ उछाल दिए। इसी असना में पुल के दूसरे किनारे पर मोर्चा जन हमारे साथियों ने रॉकेट लॉन्चर से हिफाजती चौकी पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अगले ही लम्हे कैप्टन साहब की मजबूत गिरफ्त ने मुझे गिरने से बचा लिया, क्योंकि कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाकों की जोरदार आवाज गूंजी थी और पुल के परखचे उड़ गए थे। मेरे हवास बेकाबू हुए जाते थे। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास रह गया था कि कैप्टन साहब ने मेरा बाजू मजबूती से थाम रखा था और मुख्तलिफ तीरों की ओर लेते हुए हम अपने मखसूस पॉइंट की तरफ भागे चले जा रहे थे। जब हवास बहाल हुए तो हम दोनों पुल के नजदीक ही एक महफूज जगह खड़े थे। कैप्टन साहब की नजरें अपनी घड़ी की सूइयों पर जमी थी और पुल की जगह खशो खाशाक का एक ढेर नदी में बह रहा था। कुछ फासले पर बने भारतीय फौज के मोर्चों से दीवाना वार फायरिंग की जा रही थी, लेकिन किस पर, इसका इल्म शायद हमारी तरह उन्हें भी नहीं था। अभी हमें खड़े 2 मिनट ही गुजरे थे कि 2 साए अपनी समत रेंगते दिखाई दिए। करीब आने पर ये अपने 2 साथी निकले, जो रॉकेट लॉन्चर के साथ पुल के दूसरे किनारे पर मौजूद थे। यही जगह मिलाप के लिए तय हुई थी और हमने यहाँ एक तयशुदा वक्त तक एक दूसरे का इंतजार करना था। मुकर्रर वक्त अब हुआ ही चाहता था और मेरा दिल बैठने लगा। अभी तक मेरे 2 जांबाज नहीं पलटे थे। कैप्टन के गिर्द उनके दोनों साथी मुस्तद खड़े थे। फिर मैंने कैप्टन के चेहरे पर जलाल की एक और झलक देखी और उन्होंने घड़ी की बजाय अपनी नजरें हम पर गाड़ दी। शायद इंतजार का मुकर्रर वक्त खत्म हो चला था और इससे कबल कि वो हमें रवानगी का हुक्म दे, हमने एक साए को करीब जमीन पर घसीटते हुए अपनी जानब बढ़ते देखा। हम फौरन पोजीशन में आ गए, लेकिन करीब आने पर यह हमारा वो साथी निकला जिनके जिम्मा पुल को उड़ाने का मिशन था। हमारे करीब पहुंचकर वो मुश्किल उठकर खड़ा हुआ। उसकी वर्दी खून में भीग रही थी। उसने कैप्टन को सल्यूट किया और कहा, सर हवालदार साहब शहीद हो गए। उसके साथ ही उसने हवालदार की वर्दी के निशानात और उनकी स्टेन गन गले से उतार कर कैप्टन साहब की तरफ बढ़ा दी। मेरा कलेजा कट कर रह गया और आंखें छलक पड़ी। कैप्टन और उनके साथियों ने बड़े तहम्मुल से उस खबर को सुना। उनके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन निकला। सबने बारी बारी शहीद की गन को बोसा दिया। उनकी आंखों में नमी तर रही थी, लेकिन वो रोए नहीं, शायद इसलिए कि सिपाही रोया नहीं करते। उनके आहनी सीनों में खौफ जरूर उठी, लेकिन सब ने अंदर ही अंदर उसका गला घोंट दिया। जबकि मैं फौजी नहीं था, इसलिए मेरे तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। कैप्टन ने बड़े एहतराम से शहीद के निशानात अपनी जेब में डाले और झुककर अपने जख्मी साथी की तरफ मुतवज्जा हो गए, जिसमें अब उठने की सकत भी बाकी नहीं रह गई थी। उसके सीने पर गहरा घाव नजर आ रहा था। तीनों गाजियों ने अपनी फील्ड पट्टियां उसके सीने पर बांध दी। यह एहसार का अजीम मुजाहिरा था, वरना मैदान कारज़ार में एक फौजी के लिए इसकी इमरजेंसी पट्टी की क्या अहमियत, इससे बाखबर लोग बखूबी आगाह हैं।
इसी असना में हमारे साथियों ने हंगामी स्ट्रेचर तरतीब दे लिया था। उन्होंने अपने जख्मी साथी को उस पर लिटाया और हम अपनी सरहदों को चलते गए। मुझे उस इलाके के मुतल्लिक़ काफ़ी वाक़फ़ियत हासिल हो चुकी थी और एक माहिर गाइड की तरह मैं उनके आगे आगे चल रहा था। रास्ते में तीनों मुजाहिद बारी बारी स्ट्रेचर पर ड्यूटी देते रहे। हमारे साथी पर नीम बेहोशी की कैफियत तारी थी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, कोई जवान अपनी पानी के बोतल से 2 घूंट उसे पिला देता। उसके अलावा हम और कर ही कह सकते थे। वापसी का सफर कुछ खतरनाक नहीं था। कमांडो अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे थे और यहाँ चप्पे चप्पे पर फैली हुई भारतीय अफवाज को इस बात का सिग्नल मिल चुका था कि इस इलाके में पाकिस्तानी कमांडोज मौजूद हैं और अब वो शिकारी कुत्तों की तरह उनकी बू सूंघते फिर रहे थे। मेरा इख्तियार गर्दा रास्ता लंबा और पेचीदा जरूर था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वह महफूज है। उसी असना में 2-3 मरतबा भी मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने जख्मी साथी की इयादत कर चुका था। एक मरतबा तो मैंने उसे बुड़बुड़ाहट में कुछ कुरानी आयात तिलावत करते देखा और दूसरी मरतबा उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने पर ही इक्तिफा किया था। करीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ नौइयत के खतरनाक मलाहिर से गुजर कर हम अब वाइट लाइन के नज़दीक पहुँच गए थे। सरहदी लकीर पर पहुंचकर मैं रुक गया। साथी भी नज़दीक आ गए। मैंने बेकरारी से आगे बढ़कर एक बार फिर अपने जख्मी मुजाहिद को देखना चाहा। पाकिस्तान आ गया। उसने मुझे देखते ही जरा सी गर्दन उठाकर पूछा। मैंने सिर्फ अपना सर हिलाकर हाँ कहा। जवाब में उसकी गर्दन ठिलक गई थी। मैं और कैप्टन साहब एक साथ ही बेचैनी से उस पर झुके थे। वो बहुत धीमी आवाज में कलमा शहादत का विर्द कर रहा था। कैप्टन साहब ने उसे आहिस्ता से पुकारा, लेकिन शहीद तो जैसे अपनी सरजमी ही का मुंतजिर था। जैसे ही वो अपनी धरती पर पहुंचा, उसने अपनी जान आफरीन को सौंप दी थी। मैंने शिद्दत गम से बेकाबू होते हुए अपना हाथ मुंह में ले लिया ताकि अपनी सिसकियों को जब्त कर सकूं। कैप्टन साहब ने झुककर अपने जियाले की पेशानी को बौसा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद वो अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार मुझ पर नहीं करना चाहते थे, या फिर फौजी जुबान में यूं कह लीजिए कि वो अपनी किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहते थे। इसी असना में दोनों जवान स्ट्रेचर थामे पत्थर के बुत बने गुमसुम खड़े थे। वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए कैप्टन साहब ने मुझे सीने से लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी। शुक्रिया दोस्त, खुदा हाफिज कहकर वो अपनी सरहदों की तरफ चल दिए। वो बच्चे खुचे साथी और मादर वतन की आगोश में आसूदगी हासिल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते उनके लिए हमवार होते चले जा रहे थे और दरख्तों की ओट में खड़ा मैं सिसक रहा था। काश मैं भी उस वक्त अपने वतन की मुकद्दस मिट्टी की सूंधी बास को महसूस कर सकता। मैं भी अपने प्यारों के संग अपने वतन में अपनी जवानी के ये खूबसूरत लम्हात बसर कर सकता। लेकिन ये सोच सिर्फ चंद लम्हों की थी, जैसे कोई बुलबुला थोड़ी देर के लिए पानी पर नमूदार हुआ हो और बस। तब मेरे वजदान ने मुझे आगाही दी कि इस तकद्दुस में आप धरती की आबरू तुझ जैसे जवानों के दम से है। पगले, अगर तू भी यहाँ आ गया तो कौन दुश्मन के नापाक इरादों से बर वक्त आगाही देगा? कौन अपने सरफरोशों को इस काबिल बनाएगा कि वो डसने से पहले ही सांप की गर्दन कुचलते? मैंने आखिरी बार उन्हें मोड़ काटते देखा, सीने पर हाथ रखा और एक नए अज़्म के साथ भारत की तरफ मुड़ गया। सरहद में करीबन 1 फरलांग आने के बाद मैं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ रहा। अभी तक मैं जज्बातियत के उस भंवर में डूब उबर रहा था जिससे अपने मुल्क की सरहदों में कदम रखने के बाद मुझे गुजरना पड़ा था। वापसी के लिए मैंने वही रास्ता इख्तियार किया था जहां से अपने जाबाजों को लेकर गुजरा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अभी मैंने बमुश्किल 2-2.5 फरलांग का मजीद सफ़र तय ही किया था जब एक खेत के नज़दीक से गुजरते हुए हाल्ट की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। उस पुकार ने मेरी नस नस में बिजलियां दौड़ा दी और दूसरे लम्हे में अपनी असलियत की तरफ लौट गया। मेरे पाँव किसी बरकी अमल के ताबे होकर ज़मीन से उछले और मैं हवा में तैरता हुआ खेत में जा गिरा और चीते किसी फुर्ती से उठकर खेत के अंदर ही अंदर रेंगने लगा। लेकिन अचानक मैं सन्नाटे में आ गया। खेत में मुख्तलिफ इतराफ से टार्च की रोशनियां खुसने लगी थी। मैं नाके में फंस चुका था। बाहर ज़मीन पर घुटने टिकाए मेरी तरफ राइफलें किए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मेरे मुंतजिर थे। मैं ज़मीन से चिपका बेकाबू सांसों और धड़कनों को शुमार कर रहा था। गिरफ्तारी और मौत से डरने वाले मेरा पेशा नहीं अपनाया करते, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मेरे दिल से बेख्तियार ये दुआ निकल रही थी, इलाही अभी मेरे दिल के अरमान कहाँ निकले हैं, थोड़ा वक्त तो और मिल जाए, कम अज़ कम मेरे दिल में कोई हसरत तो बाकी न रहे। ये कहना बेजाना होगा कि उस लम्हे में सांस भी संभल कर ले रहा था। मुबादा सीने का जीरो बम किसी आहट का सबब बन जाए, इस बात का तो मुझे यकीन था कि उन्होंने मुझे खेत में घुसते देख लिया होगा, लेकिन हैरानगी तो इस बात पर थी कि अभी तक उन्होंने मुझे बाहर आने का हुक्म नहीं दिया था। मेरे नज़दीक उसकी 2 ही वजूहात हो सकती थी। असल में ये खेतों का एक वसी सिलसिला था जो आगे जाकर उस इलाके में कुदरती उगने वाली लंबी लंबी घास में मिल जाता था। ये खेत भी एक बड़े किताए अराजी को साफ करके काश्त किए गए थे। अभी तक उन लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि मैं किस खेत में मौजूद हूँ, या फिर वो मेरे खुद ब खुद बाहर आने के मुंतज़िर थे।
इस बात का एहसास हम दोनों को था कि एक दफा बेले के वसी सिलसिले में घुस जाने के बाद वो मेरी गिरद को भी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि लंबी लंबी और घनी घास में से किसी का दिन को नजर आना भी मुमकिन नहीं, जबकि ये रात का वक्त था। अगर वो लोग रोशनी राउंड फायर करते तो भी मुझे कभी न देख पाते, और बेले में गायब होने वाले की तलाश के लिए फौज की बटालियन भी थोड़ी थी। मैं सांस रोके जमीन से चिमटा किसी आहट का मुंतजिर था, ताकि समत का अंदाजा करने के बाद अगला कदम उठाऊं, लेकिन बाहर भी अंदर की तरह सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी टार्च की रोशनी घनेरी फसलों में चमकती, लेकिन बेसूद के मैं उनकी पहुंच से बाहर था। इंतजार की शिद्दत से अब मेरे आसाब तड़कने लगे थे। बार बार यही जी में आता कि उठूं और भागना शुरू कर दूं, लेकिन कोई ताकत मुझे हर मर्तबा ऐसा करने से रोक देती। यहाँ लेटे रहना भी खतरनाक था, क्योंकि सफेदा जहर नमूदार होने के बाद मेरी नजर आने के इम्कानात भी बढ़ सकते थे। दूसरी जिस्म से होने वाले किसी अमल का इंतजार करूं या उठकर भाग जाऊं। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। सरहदी इजला में जंगली जानवर मसलन सुअर और गीदड़ वगैरह अमूमन बकसरत पाए जाते हैं। खसूसन रात के वक्त तो वो टोलियों की शक्ल में खेतों पर हमला करते और हरी भरी लहलाती फसलों को चट कर जाते थे। मेरे करीब ही शायद कहीं कोई जंगली जानवर अपने शुगल में मसरूफ था और मेरी तरह नागहानी आफत देखकर वहीं दुबक गया था। लेकिन चूंकि जानवरों में कुव्वत बर्दाश्त या कुव्वत फैसला इंसानों से कम होती है, उसने मेरी तरह इंतजार की जहमत उठाना गवारा न किया और खुद किसी अमली इकदाम पर तुल गया। मैं भी उठने का इरादा कर ही रहा था जब मेरे नजदीक खेतों में सरसराहट हुई और फिर तो जैसे तूफान बदतमीजी वहां घुस आया। एक जंगली जानवर फसलों को रोनता बाहर की समत लपका, दूसरे हिले में फिजा में हाल्ट हाल्ट, उसके बाद ठाई ठाई की आवाजें गूंजने लगी। मैं ये तमाशा देखने की ताब कहाँ ला सकता था। उस गैबी इमदाद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता खेतों के अंदर ही अंदर तेजी से मुखालिफ समत में भागने लगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, मैं जंगली घास की भूल भलियों में खो चुका था। वो मखसूस सितारा जिसे देखकर मेरे हमपेशा लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं, आसमान पर नमूदार हो चुका था। उसी को रहनुमा जानकर मैंने भी जंगली घास में अपना सफर जारी रखा। मेरे जिस्म पर कई जगह नुकीली घास ने अपने नक्श खराशों की सूरत में सब्त कर दिए थे, लेकिन उसकी परवाह किसे थी। एक दफा मूजियों के चुंगल से बच निकलने के बाद तमानियत का एहसास हुआ था। उसने तमाम जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज कर दिया था। मैं पूरा एतमाद था और बजाय खुली जगह देखकर बाहर निकलने के मैंने बेले में ही अपना सफर जारी रखा। फायरिंग और ताकुब करने वालों का शोर सब कुछ पीछे रह गया था। अब मैं था और रात का पुरहोल सन्नाटा, जिसके तकद्दुस को कभी कभी किसी जंगली जानवर के भागने या चिल्लाने की आवाज मजरू कर देती थी। सफेदा इस जहर के नमूदार होने के बाद मैंने घास के उस अजाब से छुटकारा पाने की तदबीर की, क्योंकि अब खराशों से खून भी रिसने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े देखकर किसी को ये गुमान गुजरे कि मैं कोई भगोड़ा चोर हूँ जो किसी तरह देहातियों से जान बचाकर निकल आया है, या फिर कोई मफरूर कातिल जो पनाह की तलाश में भटक रहा है। घास से बाहर निकलकर अपने हुलिये का जायजा लिया तो दोबारा घुस जाने को जी चाहा। ऐसे तार तार लिबास में दिन के वक्त सफर करना मुसीबत को खामखा दावत देने के मुतरादिफ था, और नए कपड़ों का हसूल एक अलग मसला। बादल नख्वास्ता वहीं एक खेत के किनारे बैठकर किसी गैबी इमदाद का मुंतजिर हो गया। चंद मिनट के बाद ही मेरी मुराद बराई। एक नौजवान कंधे पर बैलों के गले में डालने वाला तोक पंजाली रखे उसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं ओट में हो गया। जैसे ही वो नजदीक आया, मैं अचानक निकलकर उसके सामने आ गया और उससे पहले कि उसे सूरत हाल का एहसास हो, एक जोरदार झापड़ उसकी कनपट्टी पर चढ़ दिया। आदमी कुछ ज्यादा ही जानदार दिखाई देता था। एक ही झापड़ से उसे अकल आ गई। वो हैरानगी और गुस्से में तिलमिलाता हुआ मेरी जानब पलटा, लेकिन पंजाली उसके हाथों में लहरा कर रह गई। मेरी दोनों हथेलियां उसकी कनपट्टियों से टकराई और वो कुछ करने की हसरत दिल ही में लिए लहराता हुआ जमीन बोस हो गया। मैंने उसे पंजाली समेत खींचकर खेतों में घसीट लिया और चंद सेकंड के लिए सिर्फ एक जेर जामा उसके बदन पर बाकी रह गया था। ये सब कुछ करते हुए मुझे एक लम्हे के लिए अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन ये वक्ती अफसोस उस पछतावे से बेहतर था जिसका सामना बेजरर कीड़े की तरह पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मुझे करना पड़ता। अश्क शोई के लिए मैंने अपने कपड़े उसके करीब रख दिए, जिनके साथ 100 रुपए का एक नोट भी बतौर इजहार तशक्कुर मौजूद था। फिर तो मैं मुहावरतन ही नहीं हकीकतन सर पर पांव रखकर भागा और भागता ही चला गया। रास्ते में कई लोग मुझसे टकराए, सड़क भी दिखाई दी, लेकिन मैंने यहाँ किसी बस में सफर करने का खतरा मोल लेने की बजाय पैदल चलने को अहमियत दी। दोपहर तक मैं एक समत में चलता रहा, मिलाकर थक कर चूर हो गया। अब मुझ में वाकई ज्यादा देर तक चलने की सकत बाकी नहीं रही थी। भूख और प्यास से
बेहाल हुआ जाता था। खुदा खुदा करके करीब सड़क तक पहुंचा। सड़क के किनारे एक मामूली से होटल से खाना जहर मार किया और मुख्तलिफ बसों में धक्के खाने के बाद रात को काफी देर गए लुधियाना पहुंचने में कामयाब हुआ। खैरियत गुजरी के अभी रेडीमेड कपड़ों की कुछ दुकानें खुली थीं, वरना शायद उस हुलिये में कारखाने पहुंचकर खामखा सबको शक में डालने वाली बात होती। प्रकाश रायकोट गया हुआ था, कारखाना तो बंद था, लेकिन कुछ लड़के अभी तक काम में मसरूफ थे। मैंने उनसे मामूल के मुताबिक नमस्कार कही, सुनी और चुपचाप ऊपर जाकर लेट रहा। खराशों की वजह से हल्के हल्के बुखार की कैफियत तारी थी। कुछ सुकून हुआ तो दिल बेइख्तियार अप्सरा की तरफ पलटा और वो मेरे जहन के खुले कवाड़ों से सरसराती मेरे मन मंदिर में कोहिकाफ की परियों की तरह उतर गई। ये मैं हूँ प्रकाश बाबू, जो जिंदगी के साज पर गाया जाने वाला अब्दी गीत हूँ। मैं मोहब्बत की वो मोनालिसा हूँ जिसकी एक मुस्कुराहट पर एक आलम निसार हो जाए। तुम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा पाओगे, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अमान हूँ। कहाँ पनाह ढूंढोगे? और पागल लड़के, मेरी मोहब्बत एक आलम पर मुहित है। मैंने तुम्हारे शऊर के गिरदा गिर्द दीवार चीन तान दी है। मेरी यादें तुम्हारी शरियानों में करवटें ले लेकर बेदार होती रहेंगी। मैं जिंदा पीर की तरह तुम्हारे अंदर से कभी नहीं मर पाऊंगी। मेरी आंखें बेख्तियार भीग गईं। अपनी बुजदिली पर गुस्सा भी आया, लेकिन जब्त का यारा न रहा। मुझे तड़पता देखकर उसकी यादों ने थपक थपक कर लोरियां देकर मुझे नींद की देवी की आगोश में ला फेंका। सुबह काफी देर गए मेरी आंख खुली। खराशों की वजह से हल्के हल्के बुखार की कैफियत तारी थी, लेकिन नहाने से तबीयत हशाश बशाश हो गई। मुलाजमों को मुख्तलिफ हदायत देकर मैं दोस्तों की तरफ रवाना हो गया, जहां एक जरूरी पैगाम मेरा मुंतजिर था। फौरन हंगामी मीटिंग के लिए वापस आओ। मामला संगीन नोयत का दिखाई देता था। मुझे रातों रात सरहद पार करके अपने मुल्क में अहम नोयत की हदायत हासिल करना और उसके बाद वापस आना था। उस पैगाम के साथ ही एक मकामी दोस्त का हवाला भी दिया गया था, जिसकी मदद से मैंने सरहद पार करनी थी। इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं रायकोट ही जा सकूं। फिर मैंने ये सोचा कि वह मुश्किल एक रात थी, तो मुझे अपने मुल्क में बसर करना था। उसके बाद वापस भारत आना था, और मेरे अचानक गायब होने और वापस आने के वो लोग आदी हो चुके थे। इसलिए मैंने इस मामले को यूं का तू रहने दिया और कारखाने के मुलाजमों से कह दिया कि प्रकाश अगर आए तो उसे बता दें कि मैं कल परसों तक वापस आ जाऊंगा। एक लंबा ऑर्डर वसूल करने दिल्ली जा रहा हूं। दोपहर तक मैं बटाला पहुंच गया, जहां से एक बस मुझे सरहदी इलाके कलानूर ले आई। कलानूर सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े है। यहाँ से एक नजदीकी गाँव तक जाना था, जहाँ एक मकामी दोस्त मेरा मुंतजिर था। जिस बस के जरिए मैं यहाँ पहुंचा था, उसमें करीबन तमाम वही लोग सवार थे जिनका ताल्लुक मकामी देहातों से था, और ये सब एक दूसरे को जानते थे। सरहद के दोनों इतराफ फौजें मोर्चा बंद थीं और आए रोज किसी न किसी सरहदी झड़प की इतला मिलती रहती थी। मुमकिन जंग के खतरे के पेश नजर देहाती आबादियां खाली हो रही थीं, क्योंकि लोगों ने 1965 की जंग को नहीं भुलाया था और लड़ाई लगने से पहले ही वो देहातों को खाली करके शहरों में महफूज पनागाहों का रुख कर रहे थे। देहातों में सिर्फ वही लोग रह गए थे जिनका यहाँ कयाम करना नागुज़ीर था, क्योंकि खेती बाड़ी पर ही उनकी जिंदगी का दारोमदार था। बच्चों, बूढ़ों और औरतों को उन्होंने शहरों में भेज दिया और सिर्फ चीता चीता नौजवान ही, जिनमें से ज्यादा का ताल्लुक होम गार्ड से था, यहाँ रह गए। होम गार्ड्स एक नीम फौजी किस्म की तंजीम थी, जिसे भारतीय हुकूमत ने पंजाब के सरहदी इजला की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म किया था। ये फौज के तरबियत याफ्ता रजाकार थे, जिनको जरूरी असला फराहम करके अपने अपने गाँव की निगरानी पर मामूर कर दिया गया था। अपनी दानिश्त में भारतीय हुकूमत ने किसी पहलू से गैर मुल्की मुदाखलत की गुंजाइश यहाँ नहीं छोड़ी थी। सरहदी इलाकों में सबसे पहले BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज मुतय्यन थे, उसके बाद होमगार्ड और सबसे बढ़कर पुलिस, जिसकी नफरी सरहदी थाना जात में 2 गुना कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर फौज मोर्चा बंद थी और हजारों की तादाद में सिविलियन और आर्मी के इंटेलिजेंसों के सुधाए हुए मुलाजमीन उसके अलावा थे। इन तमाम इंतजामात के अलावा एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ के मकामी मुखबर थे। हर गाँव के सरपंच के लिए जरूरी था कि वो अपने मखसूस करदा रोजाना गाँव के इर्द गिर्द होने वाले वाकयात और वहाँ आमदोरफ्त रखने वाले अजनबियों से आगाही मुहिम पहुंचाए। देहातियों के भेस में करीबन तमाम सरहदी देहातियों में CID के आदमी कयाम पजीर थे, जो इन देहातियों में आने वाले हर अजनबी पर कड़ी नजर और पल पल की खबर रखते थे। किसी भी ऐसे शख्स पर जो बाजी में भी कभी स्मगलिंग में मुरव्वस रहा था, खुफिया पुलिस अजाब की तरह मुसल्लत थी। आए रोज उन्हें वतन दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में पकड़कर अकूबत खानों में ले जाते और उन पर ऐसे ऐसे मुजालिम तोड़े जाते कि खुदा की पनाह। बड़े बड़े स्मगलरों को हुकूमत ने मजबूर कर दिया था कि वो अपनी सरहद पार के साथियों को धोखे से बुलवाएं और गिरफ्तार करवा दें। इन हालात में जब दोस्तियां भी मशकूक हो गई थीं, मैंने उस तरफ का रुख किया था। बस से उतरने वाले करीबन तमाम मुसाफिर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ इस तफसराना नजरों से देख रहे थे। मैं उन्हीं के रंग में रंगा था और काफी गौर के बाद भी कोई ये अंदाजा ना लगा पाया कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। लेकिन अब मामला दूसरा आन पड़ा था। कहाँ जाओगे? बस से अभी चंद कदम ही चल पाया था कि मेरे करीब से गुजरते एक सिख, जिसने अपनी शख्सियत छुपाने की नाकाम कोशिश की थी, ने मुझसे दरियाफ्त किया, सलाम वाली।
मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, किसके पास? सरवन सिंह अपना रिश्तेदार है। मैंने सिखों वाले मखसूस लहजे में कहा, कहाँ से आए हो? बटाले से। बटाले में कौन सी जगह? हाथी दरवाजा। अच्छा, मैजेस्टिक सिनेमा के पास। उसने दाव मारा। महाराज जी, पूरे बटाले में मैजेस्टिक नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। आप अमृतसर की बात तो नहीं कर रहे? मैंने उसके पहले ही हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो झीप सा गया और किसियानी हंसने लगा। यार बुरा ना मनाना, दरअसल मेरे रिश्तेदार भी वहां रहते थे, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा। उसने ये बिल्कुल फजूल सा बहाना किया था, क्योंकि कलानूर का कोई भी रहायशी ऐसा नहीं था जिसे रोजाना बटाले या गुरदासपुर न जाना पड़े। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बला तो टली। सरा वाली मैंने इसलिए पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नक्शा मेरे जहन में महफूज था, क्योंकि यहाँ किसी से पूछने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। मैं अंदाजे के मुताबिक सरा वाली की तरफ गामजन था, जो यहाँ से बमुश्किल 1.5 फरलांग के फासले पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस दौरान में भी 2 मजीद अफराद मुझसे पूछगछ कर चुके थे। गाँव के बाहर करीबन चारों इतराफ में मुसल्ला अफवाज मोर्चाबंद थी और सरसब्ज खेतों में उन्होंने बारूदी सुरंगें दबाकर उनके हुस्न को गहरा दिया था। जैसे तैसे करके मैं सरवन सिंह के घर तक पहुंच गया। मुझे देखते ही उसकी बाछें खिल गई थीं। जी आया नू कहकर वो मुझसे लिपट गया। मेरे तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि वो मुझसे कोई चाल चलने वाला है, क्योंकि मेरे नजदीक तो वो काबिल एतमाद दोस्त था, लेकिन मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। सरवन सिंह भी भारतीय इंटेलिजेंस के हाथों बिक चुका था और अब डबल एजेंट का रोल अदा कर रहा था। महाराज जी, हालात बड़े खतरनाक हैं, एहतियात करनी होगी। उसने मुझसे अलग होते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। क्या मतलब? मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। चारों तरफ सिक्योरिटी फैली हुई है, लेकिन मेरा नाम भी सरवन सिंह है। उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अगर सुई के नाके में से न गुजर जाऊं तो सिख का बच्चा नहीं। सरवन सिंह, हमारे लिए ऐसे हालात कोई नई बात नहीं, अपने पेशे में तो यही सब कुछ होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बैठिए महाराज। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए चाय पका कर ले आया। चाय पीते उसने कहा, मैं जरा बाहर जाकर हालात का जायजा ले आऊं। और हाँ, उसने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, आज शायद जर्नैल सिंह के साथी पार जा रहे हैं, कुछ माल आया हुआ है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनके साथ आपको भी भेज दूं, क्योंकि मैं आजकल पुलिस की नजरों में हूं और वो लोग मेरी निगरानी करते रहते हैं। कहीं मेरे गायब होने पर उन्हें शक हो गया तो क़यामत आ जाएगी। कहकर उसने जवाब तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी बात ने मुझे कुछ उलझन का शिकार कर दिया था, लेकिन उसकी नीयत पर मुझे अब भी शक न हुआ। मैंने यही जाना कि वो ये सब कुछ हिफाजती इक़दामात के तहत कर रहा है। फिर मुझे तो अपने काम से मतलब था, चाहे वो कैसे ही अंजाम पाता। ये इलाका दरअसल सरहद के बिल्कुल करीब तरीन था। दूसरी किसी भी जगह से सरहद दूर करने में खामखा 2-3 दिन लग जाते और ऐसे हालात में वक्त जाया नहीं किया जा सकता था। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जिन मराहिल से गुजरना पड़ा, उसके बाद अब यहाँ से वापस जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। गर्ज न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाली बात थी। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी तो नहीं कि मैं सोचता रहूं। मैंने उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा, चंगा मैं अभी आया। कहकर वो बाहर निकल गया।